अच्छा ठीक है। बस भाई बस, अरे फोकस यार। अब आपके पास नोट्स आए हैं ये वाले, और वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो अकाउंटिंग का बेस है। बिल्कुल बेस है अकाउंट। ये नोट्स आपके सामने होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दोज वर ऑनलाइन। या अनाया, अनाया, यस यशिका सर। नर, यस, यू कैन सी द नोट्स। मैंने पिछली क्लास में हार्ड कॉपी दी थी। सुनो बेटा, एक सीट पीछे चली जाओ अगर ऐसा है तो, मैं जिराफ बन जाओगी। यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, तो ये इसको पैरों में ठीक नहीं यार, पैरों में ठीक नहीं लगता। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये चैप्टर भर भर के थ्योरी है। अब भर भर के थ्योरी तो भाई हमें समझना तो पड़ेगा कैसे करना है। अब कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस कि व्हाट आर अकाउंटिंग अजम्पशंस, व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिप्स, व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस? किसको बोलेंगे प्रिंसिपल? स्कूल प्रिंसिपल को छोड़कर किसको बोलेंगे? हाँ जी, रूल्स। अच्छा, फिर अजम्पशंस क्या होंगी? तो कंसेप्ट क्या होंगे? चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, और अजम्पशंस का प्रिंसिपल से क्या लेना देना है? नहीं ना, बहुत वियर्ड लग रहा है ना। ये प्रिंसिपल्स अचानक से पढ़ना शुरू करें, दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। तो आइए जरा समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई भी चीज प्रिंसिपल कैसे बनती है, अजम्पशंस क्या होती हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक, मैं हर बार इस एग्जाम्पल को लेता हूँ आप लोगों के सामने। मेरे एग्जाम्पल्स इन रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, थोड़े बहुत मजाक वाले होते हैं, ऐसा चलता है हमारा। ठीक है, आपने एकता कपूर के सीरियल देखे हैं कभी? एकता कपूर के सीरियल? नहीं, सास बहू वाले सीरियल जिनको बोला जाता है, टन टन जन जन ऐसी आवाजें आती हैं। और उस सीरियल में जितनी भी एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं, वो सब बहुत शानदार बढ़िया साड़ी वाड़ी में अपने घर में घूम रही होती हैं। नौकर नौकरानी भी बहुत शानदार कपड़ों में घूमते हैं। आदमी अपने, सोचो घर के अंदर देखा कभी आदमी पैंट कोट शर्ट बिल्कुल बहुत शानदार कपड़ों में, ऐसे जैसे पार्टी वाला माहौल होता है उनके घरों में। और घर में कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है, सास बहू को मिटाने की कोशिश करती है, बहू ननद को, कभी किसका अपहरण हो जाता है, कभी किसी के ऊपर आंखों में मिर्ची, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। सास बहू के सीरियल कहते हैं उनको। जो पुरानी पुरानी बुजुर्ग अम्माएं होती हैं वो ध्यान से देख रही होती हैं, और इनका एडिक्शन होता है, तो एकता कपूर के सीरियल का एडिक्शन होता है। सास भी कबू वही बहू थी। वो सीरियल तब शुरू हुआ जब 2001 में मैंने नौकरी करना शुरू करा। आज मेरी नौकरी को 25 साल हो चुके हैं, वो अभी तक चल रहा है। स्मृति ईरानी पार्ट 3 में आ रही है अब। सोचो, मिनिस्टर बन गई, नौकरी मिनिस्ट्री छूट गई, सब कुछ हो गया, फिर से वो दोबारा आ रही है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी भी कुछ इसी तरह की थी, एकता कपूर के सीरियल की तरह से। देर वॉज अ लेडी जो कि क्या थी, विडो थी। उसका एक ही बेटा था, और उसने अपने बेटे की बड़े अरमान से शादी करी। ठीक है, बारात जाने वाली होती है। अब मम्मा कहती है कि यार मैं क्या जाऊंगी, मैं घर ही रुक जाती हूँ। अब मामा वगैरह को बोलते जाओ इसकी बारात लेके जाओ। ठीक है जी, आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही थी उसमें। देखें जरा, आइए जी, सबसे पहले क्या चल रहा है हमारे सामने? कैन यू सी दिस हियर? क्या दिख रहा है आपको, दोस्त वर ऑनलाइन? सबसे पहला सीन क्या है? ये लड़का हंसी खुशी से नाचता हुआ क्या वो बारात के साथ चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। छोटे बच्चे पढ़ाई कर लो, सीनियर हो तुम। तो पहले क्या हो गया, बारात चल रही है बढ़िया से, सब कुछ ऐसे से चल रहा है। ठीक है, तो चलते चलते बारात कहाँ पहुंचती है, और रास्ते में इसमें अनाया हो गया, अनायरा हो गया, और क्या है, सिद्धि रिद्धि, सब नाच रहे हैं। देखो ये देखो, ये सब नाच रहे हैं, ये सब नाच रहे हैं। शादी फुल टू एंजॉय हो रहा है, बढ़िया से नाच रहे हैं सब लोग, है ना। इट्स गोइंग ऑन ग्रेट, सब बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, बारात फिर कहाँ पहुंचती है देखिए, बारात जाके कहाँ पहुंचती है, ये उसके बाद दुल्हन की एंट्री होती है बारात के अंदर। दुल्हन भी आ रही है भाई, बढ़िया से। देखे होंगे ऐसे सीन आजकल, लेटेस्ट ट्रेंडिंग है भाई, मैं पुराने जमाने की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है। अच्छा, बीच बीच में ना दूल्हा दुल्हन के कैरेक्टर बदल जाएंगे, बिकॉज आई वांट टू शो रीजनल हार्मनी।
ठीक है, अभी तो हमने नॉर्थ इंडिया का स्टाइल देखा है कैसे चलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब बारात दूल्हा दुल्हन फेरे वगैरह जयमाला वगैरह जूता चुराई वराई सब पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है ध्यान से देखिएगा, कि लड़की जो होती है ना वापस आती है लड़के के साथ। अम्मा इंतजार कर रही होती है उनका, लड़की दरवाजे पे खड़ी है और गृह प्रवेश उसका होना है। अब एकता कपूर के सीरियल में देखो गृह प्रवेश कैसे होता है। किसी ने वो फिल्म देखी है गजनी? गजनी फिल्म आमिर खान की, नहीं देखी? उसमें आमिर खान और उसके साथ जो उसकी फ्रेंड, उसकी जिससे शादी करता है वो, अंदर जाते हैं, पैरों से लोटा गिराते हैं, उसके पैरों के निशान रखता है वो, फिर उसको मेमोरी लॉस हो जाता है जब उसकी पिटाई उठाई होती है। दैट वाज अ सीन। तो यहाँ क्या होता है, अब ये दोनों गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं, देखो ये रहा, ये गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं और देखो कदम उनके अंदर चले। लेकिन अब मैंने थोड़ा दूल्हे का गेटअप बदल दिया, साउथ इंडियन स्टाइल में लिया है। भाई हमें तो हर चीज देखनी है एज अ टीचर, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बराबर है। दिस इज द एंट्री, ये दुल्हन और ये दूल्हा एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, एंट्री करने से पहले अम्मा ना आरती का थाल लेके खड़ी रहती है, कि भाई अब मैं उनका आरती वारती करूंगी। तो ये अम्मा है भाई आरती के थाल के साथ, कितनी खुश हैं देखो, बेटा बहू लेके आया है, बहू का आनंद लेंगे, आरती का थाल लेके खड़ी रहते हैं, ठीक है। क्या होता है जब ये आरती का थाल लेके खड़ी रहती है, ऐसे मौके पे आप सोचते हैं कि कोई अपशकुन ना हो, कोई अपशकुन ऐसे मौके पे ना हो, इस चीज का आप क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसे मौके पे तो अपशकुन नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है जी। एकता कपूर के सीरियल में क्या होता है, कोई जानबूझ के आगे कुछ छी कर देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ये सब उसके अपने परिवार वाले थे। लेकिन एक परेशानी होती है, जैसे ही आरती के थाल लेके आगे बढ़ती है, अचानक से क्या होता है, अचानक से रास्ते में कौन आ जाती है, काली बिल्ली। देखा कितनी खूंखार है, प्यारी है वैसे तो ये। अचानक से काली बिल्ली, वो क्या करती थी, जैसी माँ आगे बढ़े रास्ता जुम से भाग जाए। उसका टारगेट क्या था, वो कमरा जहाँ मिठाइयाँ मिठाइयाँ रखी रहती थी, जाके मिठाइयों पे हाथ मारे। बिल्लियां तो क्या करती हैं, रूखा कर देती हैं दूध को मिठाई को, बड़ा फेवरेट होता है। जैसे ही अम्मा फिर आगे बढ़े, फिर से आगे रास्ता काट जाए, वहां ना मिले आगे चले जाए। बिल्ली रास्ता काट जाए तो रब शगुन माना जाएगा ना शादी के टाइम पे। तो माँ क्या करती है, आरती का थाल लेके खड़ी रहती है, कह रहे भैया इसे हटाओ कोई। लोग बिल्ली पकड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्ली ना पकड़ी जाए, ठीक है जी। बिल्ली जो होती है वो उनको चिढ़ाती है, ऐसे करती है, आओ पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे तुम, है किसी की हिम्मत, पकड़ के दिखाई मुझे। नहीं पकड़ी जाती किसी से बिल्ली। अब अम्मा बड़ी कोशिश करती है, वो कहते यार तुम कैसे बेवकूफ लोग, ये मुहूर्त नहीं करा जा रहा, बेटा बहु इंतजार करे, तुम पकड़ो बिल्ली को। नहीं पकड़ी जाती किसी से, ठीक है। वो अपनी किसी देरानी जेठानी को नकु बुलाती, कहते पकड़ इस थाली को यार। अरे फिर आपको ध्यान आएगा एक सीन और, ये भाई साहब याद है कौन है, भूल भुलैया फिल्म, याद है? उसमें जब ये अंदर जाता है महल में, तो एक टोकरी भागती हुई दिखती है, और क्या होता है टोकरी के अंदर, बिल्ली होती है, ठीक है। तो अम्मा को वो सीन ध्यान आता है, वो क्या करती है, एक टोकरी में कहते टोकरी लाओ यार कहीं से, टोकरी लाओ। और टोकरी लेके क्या करती हो, टक से बिल्ली के ऊपर रख देती है। तो जब टोकरी को बिल्ली के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाता है, बिल्ली ऐसे फंस जाती है। तो बिल्ली क्या करती है, फिर भागने की कोशिश करती है, भूल भुलैया का सीन हो जाता है, रास्ता तब भी ना रुके। मम्मी बड़ा परेशान, तो टोकरी के ऊपर बैठ जाती है। हट्टी कट्टी अम्मा, नन्ही सी बिल्ली, बिल्ली बहुत जोर लगाती है, टोकरी से नहीं निकल पाती है। फाइनली बिल्ली गिव अप, जहाँ पड़ी होती है वहीं पड़ी रहती है, ठीक है जी। अब अम्मा देखते हैं माहौल सारा शांत हो गया, नीचे से महसूस होता है ना खड़क खड़क के उछलने का, माहौल शांत हो गया। फिर अपनी थाली लेके आती है, आरती वारती करती है, आंट दो, ऐसा करके। तो फिर क्या होता है, चलते हैं आगे जरा, ये देखिए, हो गया, दुल्हन को बुला लिया, और फिर अपशगुन खत्म। और दुल्हन ने क्या करा, लोटे पे लात मारी, लोटा वाली रस्म पूरी करी, और उसके बाद बढ़िया कदम से लड़की क्या होती है, निशान लगा के घर के अंदर चली जाती है, ठीक है जी। सब कुछ अच्छे से चलता है, और ये कहानी यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन अराइज होता है आप लोगों के लिए, जो लोग ऑनलाइन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब सीन जब खत्म हो जाता है, 30 साल बाद, अब थोड़ा सीन बदलता है। 35 ईयर के बाद सीन बदलता है। जो बहू थी आज वो सास के रूप में खड़ी रहती है, उसका बेटा दरवाजे पे खड़ा होता है अपनी बहू को लेके, वो आरती का थाल लेके खड़ी रहती है। बिफोर शी कंडक्ट द फाइनल रिचुअल फॉर द आरती एंड ऑल, अचानक उसके ध्यान में आता है, वो बोलती है बिल्ली लाओ, बिल्ली मंगवाई जाती है। टोकरी लाओ, टोकरी मंगवाई जाती है। किसी को बुलाती है, इधर आओ आरती का थाल पकड़ो। थोड़ी देर तक अपने बेटा भाई को निहारती है, टोकरी पे बैठ जाती है, फिर निहारती है, थोड़ी देर के बाद खड़ी होती है, ठीक है। अब बिल्ली टोकरी हटाई जाती है, आरती की थाली लेती है, आरती वारती करती है, सारी रस्में पूरी होती है, आंट दो, और मैरिज
खत्म हो जाती है, शादी वादी बढ़िया से हो जाती है, ठीक है। तो मुझे बताइए, वो जो कभी बहू थी, वो लड़की आज जब उसका बेटा शादी होके घर आता है, तो वो सारी रस्में, वो सारी के सारे एक्ट क्यों करती है जो कि उसकी सास ने उसके साथ किया था? क्यों करती है? क्या रीजन है? ट्रेडिशन। उसे कैसे पता चला ट्रेडिशन है? बताइए। उनकी लाइफ अच्छी हुई होगी, अच्छा, और कोई? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने ये सब क्यों किया? उसके, हाँ, तो उसको क्या लगा? क्यों करना चाहिए? कैसे पता चला ट्रेडिशन है? उसे कैसे पता चला सब करते हैं? है? देखा? देखने के बाद उसने क्या किया? ऐसा क्यों? क्या समझा? शी अज्यूम्ड, शी अज्यूम्ड कि ये इस परिवार की कोई रस्म होगी, ये इस परिवार की कोई ट्रेडिशन होगी, कि शादी के टाइम में बिल्ली बुलाई जाती है, टोकरी बुलाई जाती है, आरती करी जाती है, अजम्पशन करे, इट वाज हर अजम्पशन ओनली। तो अजम्पशन क्या है? मैं कुछ देख रहा हूँ, अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लेता हूँ, यार होता होगा इनके परिवार में ऐसा, एंड देन दैट बिकम्स अ ट्रेडिशन इन द फैमिली। तो उसके मन में ये अजम्पशन था कि भाई ऐसा होता होगा, एज्यूम्ड। ठीक है जी, ये उसका अजम्पशन था। अच्छा, चलते हैं फिर आगे थोड़ा सा। उसने अजम्पशन के हिसाब से क्या दूसरी तीसरी जनरेशन में हुआ, उनके परिवार की हर शादी फैंटास्टिक, फेबुलस, बहुत बढ़िया, धन धान्य से भरपूर, रिद्धि सिद्धि सब उसके परिवार में आती हैं। मतलब रिद्धि सिद्धि पता है कौन है? गणेश जी की वाइफ का नाम है। ठीक है, धन धान्य से भरपूर होता है, ऐसा चलता है सब कुछ। लेकिन पड़ोस में शादी हो जाए, 6 महीने में डिवोर्स, दूसरे पड़ोस में हो जाए 15 दिन में डिवोर्स, वहां साल भर में डिवोर्स, पड़ोस पड़ोस में डिवोर्स ही डिवोर्स, इनका परिवार बढ़िया चले, शादियां चले, मरते दम तक चले। तो पड़ोसी सोचते हैं, यार इनकी शादियों में क्या खास है, चलो देखते हैं। तो आप जासूस बन के एक एक रस्म को नोट कर रहे हैं, वो फेरे वेरे हो रहे हैं, जूता छुपाई हो रहा है, वरमाला हो रहा है, जयमाला हो रहा है। ओ भाई, बिल्ली की रस्म, ये तो हमारी शादी में नहीं होती है। यानी कि इनकी शादी में अलग क्या हो रहा है? बिल्ली की रस्म हो रही है। जरूर से कोई टोटका करते होंगे बिल्ली का। ठीक है भाई, उन्होंने कहा अब हमारे यहाँ कोई शादी होगी हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है महाराज, सुन लीजिए। तो क्या करना है आपने? उन्होंने क्या करा, जब शादी की बारी आई तो उन्होंने क्या करा, बिल्ली मंगाई, टोकरी मंगाई, वही जो सास कर दी, बैठा रिचुअल करा, आरती वारती करी, खाने दो, बढ़िया हो गया। सरप्राइजिंगली वो शादी चल पड़ी। उन्हें तो क्या मिल गया, मंत्र मिल गया भाई। पड़ोसी पड़ोसी को बताया। फिर उस पूरे मोहल्ले में क्या होना शुरू हो गया, हर शादी में बिल्ली की, टोकरी की, सास की रस्म होनी शुरू हो गई। उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरे के पूरे एरिया में ऐसा होने लग गया, शहर में ये चलने लग गया। मैं देखो, हर आदमी चाहता है ना कि हमारा परिवार बसे, घर परिवार, बच्चे बच्चे सब अच्छे से चले। एवरीबडी फील्स दैट, सबने वो करना। क्या फर्क पड़ता है एक बिल्ली की रस्म पूरी करने से? डजंट मैटर। ठीक है जी, हो गया। बाई चांस उस पूरे के पूरे स्टेट में देयर वाज अ हाई डिवोर्स रेट। सरकार ने कमेटी बैठाई पता लगाने के लिए कि हाई डिवोर्स रेट क्यों है, व्हाट इज द रीजन। और जरा देखो कि कहीं कोई ऐसा रीजन भी तो नहीं है जहाँ डिवोर्स ही ना हो। पता चला उस छोटे से टाउन में एक भी डिवोर्स नहीं होता। सरकार ने, ये कैसे हो गया भाई? तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक कमेटी बैठाई, पता लगाया कि क्या करते हैं लोग ऐसा कि यहाँ पर डिवोर्स ही नहीं होते हैं। पता चला कि हर परिवार में एक बिल्ली की, काली बिल्ली की रस्म निभाई जाती है, ऐसा ऐसा होता है, मामला सही से चलता है। सरकार ने कहा अगर बिल्ली की रस्म निभाने से डिवोर्स के रेट डाउन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार ने बोला बिल्ली की रस्म जो है मैंडेटरी है, और बिल्ली लाने के लिए और वो रस्म पूरी करने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। अब तो पूरे राज्य में धंधा बन गया। लोग सफेद बिल्ली को काला पेंट करके, और टोकरियां वोकरियां, हर शादी में लोग खड़े, देखा ना, जो चीज बहुत चलती है, चलना शुरू हो गया। सरप्राइजिंगली क्या हो गया, डिवोर्स के रेट डाउन होने शुरू हो गए। ये मेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कहानी बताई मैंने आपको। सरकार ने कंपलसरी बना दिया भाई, जो भी शादी होगी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन से पहले तुम शादी पंडाल में करो, मंदिर में करो, चर्च गुरुद्वारा कहीं भी करो, लेकिन ये बिल्ली वाली रस्म निभाओ। वी डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑफ ब्रोकन फैमिलीज, ऐसा करके। चलिए अब जरा कंसेप्ट पे चलते हैं। काउंटिंग में सबसे पहले क्या आती है, अजम्पशंस आती हैं। क्या आती है? अजम्पशंस। जब अजम्पशंस आती हैं, आप अजम्पशन अप्लाई करते हैं, उस अजम्पशन के हिसाब से काम करते हैं। उस अजम्पशन के रिजल्ट्स हर जगह सेम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हर जगह सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। व्हेन assumption started giving you same results and it applied time and again, then it becomes principle। क्या बन जाती है वो? प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। अकाउंटिंग assumptions क्या होते हैं? दे आर द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल, दे अप्लाइड वंस,
दैट गिव यू सेम रिजल्ट्स। जब वो सेम रिजल्ट देने लग जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो सरकार उसे क्या बना देती है, मैंडेटरी बना देती है, कंपलसरी बन जाती है, तब क्या बोलते हैं उसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट होने लग जाए तब उन्हें क्या बोलते हैं, IFRS बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। अजम्पशंस को ही कन्वेंशन बोला जाता है। उसके बाद क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है। और जब प्रिंसिपल क्या हो जाए, सरकार उन्हें क्या कर दे, मैंडेटरी कर दे, तब हम क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के अजम्पशंस, और क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। गॉट इट? ठीक है जी, दिस इज फाइन। तो आइडिया पता चला कि प्रिंसिपल्स किसे बोला जाता है, अजम्पशंस क्या होती है। आई होप दिस गिव्स यू मोर क्लैरिटी। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन्हें गैप बोला जाता है। ये प्रिंसिपल्स होते हैं, अजम्पशंस होती है, कंसेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, पोस्टुलेट्स भी होते हैं। ये बहुत टेक्निकल टर्म है, 12th में काम आएगी। पोस्टुलेट्स होते हैं इन्फरेंसेस गिवन बाय लॉ, मतलब कानून के हिसाब से। हाँ, कानून की परिभाषा जो होती है, कानून के जो डेफिनेशन, उनके एक्सप्लेनेशन, उन्हें पोस्टुलेट्स बोला जाता है। तो ये 12th में काम आता है शब्द पोस्टुलेट्स, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड बाय पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स अजम्पशंस होती हैं, सिनोनिम्स है उसका। दिस इज फाइन। तो ध्यान रखना, कभी वन मार्कर क्वेश्चन आ जाए कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं, दे आर फाउंड बाय प्रिंसिपल, अजम्पशंस, कंसेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स। ठीक है। और एक दो चीज और दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज। यू शुड, ये बड़ा अलग सा टर्म होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल और गाइडलाइंस होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ताकि क्या आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। इसके लिए अप्लाई करे जाते हैं। ठीक है। हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। तुरंत से हम प्रिंसिपल से कहाँ आ गए, स्टैंडर्ड पे आ गए। ये प्रिंसिपल से चलते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में। लेकिन अगर उन्हीं प्रिंसिपल को सरकार क्या कर दे, नोटिफिकेशन देके क्या बना दे, कंफर्म कर दे, कानून बना दे, तो वो क्या बन जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाते हैं। हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करने का, रिसर्च करने का काम कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करता है। ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAR अप्लाइड ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस फर्म्स पे, when the accounting standard notified under Companies Act 2013 applicable and mandatory on companies पर। There are many sites of accounting standards। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्म, पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप पे चलते हैं, और कुछ किस पे चलते हैं, कंपनीज एक्ट ने जो नोटिफाई करें उसके हिसाब से चलते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको 3 या 4 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेट मिलेंगे। कुछ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पे चलेंगे, और जो कंपनीज एक्ट के अंदर नोटिफाई हैं वो कंपनीज कंपनीज के ऊपर चलते हैं। ऐसा करके होता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ जानना है कि क्या है, बहुत इन डेप्थ स्टडी हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड बात हमने करी। अब ये, इसके कई बार पूछे जाते हैं कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो देखते हैं इसको। ये वो जनरल लॉ होते हैं, वो रूल अडॉप्ट करे जाते हैं, प्रपोज करे जाते हैं एज अ गाइड एक्शन टू सेटल ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने डेफिनेशन को लेके चलते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल प्रोपोजिशंस होते हैं, अजम्पशंस होती हैं, जो जनरली एक्सेप्ट करी जाती है अकाउंटेंट एज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट और अकाउंटिंग की कन्वेंशंस। कंसेप्ट वो बेसिक अजम्पशंस होते हैं, अभी अजम्पशंस की बात करी थी, क्या होते हैं ये वो बेसिक अजम्पशंस होते हैं, ये वो बेसिक अजम्पशंस होती हैं और फंडामेंटल प्रोपोजिशन होती है जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करी जाती है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। इनको फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि उसको फॉलो जब करेंगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल बनती है, कंपेरेबल बनती है और ऑथेंटिक बनती है। नीचे ये कन्वेंशंस आउटकम होते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट को जब आप अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कंसेप्ट कन्वेंशन कुछ भी लगा लें आप, रिजल्ट अगर सेम निकलना शुरू हो जाएगा तो वो प्रिंसिपल बनता है। अगर रिजल्ट सेम नहीं निकलेगा, दे आर नॉट प्रिंसिपल। साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन का दो एलिमेंट, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिलाओगे, पानी बनेगा ही बनेगा, कहीं भी बना लो बनेगा बनेगा, यू विल गेट सेम रिजल्ट। वो एक प्रिंसिपल है। लेकिन अकाउंटिंग के
कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस जब भी आप अप्लाई करेंगे, यानी इफ दे गिव यू सेम रिजल्ट इन एवरी सिनारियो, तो उनको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स आप अप्लाई करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं। इफ द रिजल्ट इज सेम, मैंने लगाया तो सेम, आपने लगाया तो सेम, आपने अपनी अकाउंटिंग करी, मैंने अपनी अकाउंटिंग, सबने अपनी अकाउंटिंग करी, वी गॉट सेम रिजल्ट्स, तो प्रिंसिपल्स है वो। तो फिर प्रिंसिपल कैसे बोलूंगा उसको मैं? अगर बिल्ली की रस्म निभाने से फिर भी पड़ा उसमें तलाक होती, तो क्या वो प्रिंसिपल बनता? नहीं बनता ना, क्योंकि हमने तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया ना आपके सामने। अगर वो बिल्ली की रस्म से सब जगह शादियां अच्छे से ना जाती, तो फिर तो वो तो कन्वेंशन या अजम्पशन बनती ही नहीं, वो प्रिंसिपल की कैटेगरी में जाती ही नहीं। लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं, तब माने जाते हैं प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, अजम्पशंस गिव्स यू सेम रिजल्ट्स। हर कन्वेंशन को प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि वो कन्वेंशन एक इंडस्ट्री में लगे, दूसरी में ना लगे, तो प्रिंसिपल थोड़ी बोलेंगे। प्रिंसिपल तो तभी बोलेंगे ना, जब वो कन्वेंशन सीमेंट इंडस्ट्री में, टायर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एविएशन में, टीम इंडस्ट्री में लगाया, नी विल गेट सेम रिजल्ट। प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल तो ओवरऑल चलेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फिर कानून है, वो तो चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री को आपको लगाना पड़ेगा, एंड इट विल ऑलवेज गिव यू सेम रिजल्ट, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बनते हैं वो बहुत रिसर्च के बाद बनते हैं। स्टैंडर्ड इतने कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में लगाओ, यू विल गेट सेम रिजल्ट। और अगर किसी इंडस्ट्री में थोड़ा डेविएशन हुआ भी, तो वो काउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अगर मान लो एविएशन इंडस्ट्री में लग रहा है, तो दूसरा स्टैंडर्ड या उसका उसका जो कनेक्शन या उसका क्लैरिफिकेशन वो दूसरी इंडस्ट्री में लगेगा मॉडिफिकेशन करके। हाँ जी। हाँ, प्रिंसिपल तो ऑलवेज अप्लाई टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तभी है जब इट विल गिव यू सेम रिजल्ट इन एवरी सिचुएशन, इन एनी इंडस्ट्री यू विल अप्लाई, ऐसा करके। अब मनी मेजरमेंट है, अब ये प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट नहीं फॉलो करूंगा तो चाहे मैं एविएशन इंडस्ट्री ले लूं, चाहे शिपिंग इंडस्ट्री ले लूं, चाहे डिफेंस प्रोडक्शन ले लूं, चाहे मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी ले लूं, चाहे मैं ऑटोमोबाइल कंपनी ले लूं, चाहे प्रोडक्शन ऑटो पार्ट कुछ भी ले लूं, ओला उबर भी ले लूं, तो भी इट विल गिव मी सेम रिजल्ट, प्रिंसिपल है वो। तो चलिए, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग क्या लिखा है, दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशन में अंडरगो ए चेंज, ठीक है, बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? कानून बदल गया तो आपको बदलना पड़ेगा इसे। लेकिन कानून बदलने से प्रिंसिपल नहीं बदलता कभी भी। आप कंपनी से कोई भी लगा लीजिए, लेकिन मनी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल थोड़ी बदलेगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल थोड़ी बदलेगा। कन्वेंशंस बदलते हैं, कंसेप्ट बदलते हैं, अजम्पशंस बदलती हैं, ये चेंज बिकॉज दे आर डायनेमिक इन नेचर, प्रिंसिपल्स नहीं बदलते कभी भी। हो सकता है कि किसी कन्वेंशंस के रिजल्ट इतने यूनिफॉर्म रहे कि बाद में वो भी प्रिंसिपल बन जाए। प्रिंसिपल आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर नॉट डायनेमिक, दे आर नॉट चेंजेबल, ये सब बदल सकती हैं। कान जैसे मैं बताऊं, काउंटिंग में पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से प्रिपेयर होती थी। तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से बदलती है। लेकिन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड हो गया, ये अभी भी वही है, इनमें थोड़ी बदलाव हुआ। तो अकाउंटिंग को प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो इनमें बदलाव हो सकते हैं, बट देर इज नो चेंज पॉसिबल इन द प्रिंसिपल्स। अभी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या बोलना चाह रही थी बताओ? क्या पढ़ा है? हाँ, अभी रुक जा, अब तो जाना, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोलते ना, अभी मुझे आने दो वहां पर, आने दो अभी, वेलकम देयर, थोड़ा आगे चलते हैं। अकाउंटिंग के फीचर्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी को इग्नोर नहीं करता। ये कौन बनाता है? मैन मेड है। कौन बनाते हैं? हम ही तो बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। ये प्रिंसिपल्स ओवर द टाइम पीरियड ह्यूमन बीइंग ने डेवलप करे, ये एलियंस ने नहीं बनाए। पहला फीचर वही है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट द रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल। ये परमानेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंजेस विद द टाइम। मुगल टाइम में, ये जब बार्टर सिस्टम चलता था, तब अकाउंटिंग तो थी ही नहीं। अकाउंटिंग सिस्टम तो 1462 के बाद है, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लुकास पेसिलो इटली ने डेवलप करी। उससे पहले भी तो अकाउंटिंग होती थी ना, उस समय भी प्रिंसिपल्स होते थे। तो जब सिस्टम पूरा बदला, तो प्रिंसिपल्स भी चेंज हुए। बट इन जनरल प्रिंसिपल, अब जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के प्रिंसिपल बदलेंगे नहीं, जब तक ये कोई बिल्कुल नया
फुल इनोवेटिव हो सकता है, एआई ऐसा रिवोल्यूशन ले जाए कि अकाउंटिंग करने का तरीका बदल जाए, तो फिर नए मेथड के प्रिंसिपल्स भी नए होंगे फिर। तो प्रिंसिपल तब बदलते जब देयर इज अ लैंडस्लाइड चेंज इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अदरवाइज वो नहीं बदलते हैं। तो यहाँ आगे बोल रहे हैं हम क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। मतलब आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हम लगा रहे हैं दूसरे नहीं लगा रहे हैं, दे आर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तभी तो है जब सब उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, एवरीबडी इज गेटिंग सेम रिजल्ट्स। क्यों? इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूजुअली डिपेंड ऑन हाउ इट मीट्स थ्री क्राइटेरिया। ये रेलेवेंट होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे, और क्या होंगे, फीजिबल होंगे। रेलेवेंसी की बात हमने बताई थी चैप्टर 1 में। रेलेवेंट मतलब हर व्यक्ति के लिए यूजफुल है, वो रेलेवेंसी उसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो टारगेट है वो पूरा करेंगे, जो भी हमारा पर्पस है, प्रॉफिट या लॉस निकालने का, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने का, तब। और फिजिबल ये होना चाहिए कि दे कैन बी अप्लाइड इन वट एवर सिचुएशन वी वांट टू अप्लाई देम। ये बनता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड। तीन चीजें बोली हैं, दे आर मैन मेड, दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर जनरली एक्सेप्टेड। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल बनती है, यूजफुल फॉर अकाउंटिंग यूजर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल बनती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन में आपको अच्छे से हेल्प मिलती है। एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड आप उसको बना सकते हैं, उसकी नेसेसिटी यहाँ है। अब आई फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कंसेप्ट्स। ठीक है जी। प्रिंसिपल अभी नहीं बोला हमने इनको, अब हमने क्या बोला इनको, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions and concepts are assumptions which are presumed have been followed in preparing the annual accounts. The entity which do not follow any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose which of these assumptions have not been followed, the reason are not following them, fundamental accounting assumptions recognized by accounting standard 1, and disclosure of accounting policies। तो ये वाले हैं आपके, कौन कौन से? तो ऐसा होता है कि जैसे गोइंग कंसर्न है, कोई नहीं फॉलो कर रहा होता, या कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, कोई नहीं फॉलो कर रहा होता, तो उन्हें बताने पड़ेंगे कि क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यू आर ऑपरेटिंग इन स्कॉटलैंड, तो आप वहाँ अकाउंटिंग स्कॉटलैंड के हिसाब से बना रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बना रहे हो, यूएस में यूएस के हिसाब से बना रहे हो। कंसिस्टेंसी कहाँ फॉलो करिए आपने? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो प्रैक्टिस एक बार फॉलो करें उसको आगे तक चलाते चलें। अभी पहले प्रिंसिपल पढ़ते, कंसेप्ट पढ़ते, फिर बात करते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये अजम्पशन कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ इंडेफिनिट टाइम पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन ही नहीं है कि हम बिजनेस को नियर फ्यूचर में क्या कर दें, क्लोज कर दें, शट डाउन कर दें। चलो एक मजेदार चीज बताता हूँ आपको। इंडिया की, मुझे बताइए कि सबसे पुरानी पुरानी से पुरानी दुकान या पुराने से पुराना बिजनेस कौन सा देखा होगा आपने? कोई बताइए मुझे, पुराने से पुराना, ओल्डेस्ट टू ओल्डेस्ट, कौन सी बता, कौन सी दुकान है ज्वेलरी की? बताओ। हाँ, नाम बताना क्या है, और कहाँ पर है वो? इतनी पुरानी बोलो तो सही। हाँ ओल्ड, कितनी पुरानी? 200? टाटा मोटर्स 200? अब 1921 में बना था, टिस्को की शुरुआत 1921 में हुई थी। कहाँ से आ गया उससे पहले? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जमशेदजी टाटा ने 1921 में, 100 साल हुए हैं उसको अभी। 2 साल कहाँ से हो गए? और बताइए कोई पुराना बिजनेस। अबे यार, तो तुझे पता है। हाँ बोलो, बता बता बोलना। शर्मा क्यों रहा है यार, बता। हम कौन सा, नहीं बताना तो। हाँ, करीम, कुछ नहीं है, 1947, 1950, 51 की दुकान है वो। सिंस 1868 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ मैं दिखाता हूँ कुछ और। क्या दिख रहा है? मैं दिखा रहा हूँ, तो मैंने कहाँ पर है? आप देख पा रहे हैं इसको? पहले बताइए ये कहाँ दिखेगा इसको यार, कैसे बड़ा करूँ इसे मैं? हाँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया, दिख रहा है? ये देखो।
कितनी कब की दुकान है बताओ? जो लोग ऑनलाइन में बैठे हैं दिख रहा है उनको? हाँ अनाया, सर, दिख रहा है। और समृद्धि, यशिता। कितनी पुरानी दुकान है? 200 साल। 1790, 200 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और ये दुकान पता है कहाँ पर है? ये दुकान आपको मिलेगी चांदनी चौक, जब आप जाते हैं गुरुद्वारा शीशगंज है, देखा होगा किसी ने गुरुद्वारा शीशगंज। शीशगंज की तरफ पीट करके खड़े जाए, सामने देयर इज अ ह्यूज फाउंटेन। फाउंटेन के लेफ्ट हैंड साइड में कूड़ेदान के पड़ोस वाली लास्ट क्लास, पड़ोस वाली दुकान है घंटे वाला शाही हलवाई। वो प्लेस, वो जगह जहाँ पर वो फाउंटेन बना हुआ है, गुरुद्वारा शीशगंज, उसके लेफ्ट एंड राइट की जगह, इतनी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाली जगह है, यू कांट इमेजिन दैट। वो जो फाउंटेन है जहाँ पर, फाउंटेन के राइट हैंड साइड पे, अगर आप फाउंटेन की तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं, राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग है, वहां से लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। शहीद बाल मुकुंद मास्टर अवध बिहारी, उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बॉम्ब फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग्स तो नहीं मरा था, उनका हाथी को चोट लगी थी, उसका जो महावत होता है वो मारा गया था। ठीक है, उन दोनों को फांसी हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहां पर उनको बरगद के पेड़ पे फांसी लगा दी गई थी। इट इज देयर। उसके बाद गुरुद्वारा शीशगंज, जहाँ साहबजादों को क्या किया गया था, सिख सिख गुरुओं के साहबजादों को क्या किया था, असैसिनेट किया गया था, उस जगह पे गुरुद्वारा शीशगंज इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, वो जगह, वहीं पर है ये घंटे वाला शाही हलवाई। ठीक है, इतना पुराना है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ? जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो क्या अजम्पशन लेके चला होगा कि भाई माय बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। मेरी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन, कितनी कितनी 20 से ज्यादा जनरेशन इसकी जा चुकी है इस जगह दुकान पे। अभी 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए उन्होंने रेनोवेशन के लिए दुकान बंद करी थी, फिर से दोबारा खोल दी। इतने पुराने, 1790 का मुगल टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। औरंगजेब 1770 में चला गया था। इतनी पुरानी दुकान। शाही हलवाई इसलिए कहते हैं कि मुगल एम्परर इससे मिठाइयाँ लिया करते थे। इतना पुराना ही। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहते हैं हमसे? गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमसे क्या कहता है कि हम मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस चलेगा क्या, इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। ये मान के चलते हैं। पर क्या जरूरी है कि हर बंदा बोलेगा मेरा बिजनेस इंडेफिनिट टाइम को मानना कंपलसरी तो नहीं है। कोई आदमी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहेगा भैया एक रोड बनाऊंगा मेरा काम खत्म, वो तो नहीं मानेगा इससे। गॉट इट? बट इन जनरल हम मान के चलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन टू स्केल डाउन इट्स एक्टिविटीज। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि it is assumed that business shall continue for an indefinite time period. There is neither any intention nor necessity to close down business and scale down its operations significantly. आपने एक ज्वेलरी का शोरूम, क्या नाम है आपका, बताओ? अभी, अभी आपने, हाँ श्योर है, श्योर है ना, एक ज्वेलरी का शोरूम खोला, कतरीना कैफ को बुला लिया रिबन काटने के लिए। अच्छा सॉरी, अनन्या पांडे को बुला लिया, चल चल, शाहरुख खान की बेटी को बुला लिया, चल सुहाना को बुला लिया। अच्छा चल, वो भी नहीं पसंद है तो कौन पसंद है उसी को बुला लेना, ठीक? ठीक है। हाँ, अच्छा सारे बेकार है, ठीक है चलो। फिरंगन को बुला लेना किसी को। हैरी पॉटर में जो लड़की है हरमोइनी, उसको बुला लिया इसने। है, हाँ एमा वाटसन, हरमोइनी, मैं तो उसी नाम से जानता हूँ, मुझे नाम ही नहीं पता उसको। रिबन काटने के लिए बुला लिया। रिबन आई, पूरे नोएडा में बिल्कुल धूमधाम मच गई। अगले दिन शटर डाउन करके घर सो जाएगा क्या? नहीं ना। हाँ सही बात है। मतलब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बोल सकता पैसा बहुत है अपने पास, है ना। फिर तो विजय मल्ल्या के घर में तुम्हें पैदा होना चाहिए था, गलत जगह आ गए। लेट्स कम टू द पॉइंट। एक एवरेज नॉर्मल बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मेरा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजेक्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी जाती हैं। अब जब मुझे मालूम है कि मेरा बिजनेस एक साल क्या कई सालों तक चलना है, तो किसी एक्सपेंस को मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता हूँ, किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। अगर मेरा बिजनेस इंडेफिनिट नहीं चलेगा तो सारे एक्सपेंस एक्सपेंस ही है ना। फिर मैं क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूँ? क्यों कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट बोलूँ? इसी की वजह से तो है। जब ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के बियॉन्ड कोई खर्चा चला जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? या मैं किसी को करंट असेट्स और किसको नॉन करंट असेट्स क्यों बोलूंगा? किसी प्रिंसिपल की वजह से तो बनता है, किसी अजम्पशन की वजह से तो बनती है। अरे किसी असेट्स को करंट असेट्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर क्या करना है आपने, उसे रियलाइज करना है कैश में। और किसी को नॉन करंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इट विल गो बियॉन्ड 1 ईयर। जब आप मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस एक साल से ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो डिफरेंस कर रहे हो करंट और नॉन करंट का। तो दिस अजम्पशन गिव्स यू क्लैरिटी कि कोई एसेट्स को आपको क्या मानना है, करंट, और किसी को मानना नॉन करंट। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स। गोइंग कंसर्न फैसिलिटेट डिस्टिंक्स बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ना हो तो क्या होगा? वी कांट डिफरेंशिएट, हमें जरूरत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि बिजनेस 6 महीने में बंद करना है, तो क्यों इतनी मगजमारी करूं? एक्सपेंस एक्सपेंस ही है, एसेट्स तो है ही नहीं कोई, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जानी है। इसी की वजह से पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, या बैंक आपको लोन देते हैं 20 साल के लिए। अब मान लो बैंक वाला ये सोच के चले कि भाई मैं तो 6 महीने में बंद हो जाऊंगा, तो आपको 20 साल का लोन देगा क्या वो? देखा ना, बैंक वाले प्रीफर करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन का लोन दें। मैंने होम लोन लिया, मैंने बोला मुझे 12 साल का दो, कह रहे सर 12 साल में इंटरेस्ट लगेगा, लगेगा, पटा लिया उन्होंने मुझे, कह रहे सर 20 साल का ले लो। मैं कहा, चल भाई दे दे 20 साल का, क्योंकि मुझे मालूम है जल्दी खत्म करूंगा मैं तो उसको। तो भाई अगर अगर ये गोइंग कंसर्न ना हो, तो बैंक मुझे 20 साल का लोन क्यों देगा? वो कहेगा ये लो अभी लो, 6 महीने में वापस कर देना। ठीक है। अच्छा मान लो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्यों? किसी को मान लो किसी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फर्म ने, सिविल कंस्ट्रक्शन फर्म ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सड़क बनाने का। उसे मालूम है वो सड़क 5 साल में बनेगी। वो बेवकूफ है जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, जब उसे मालूम है कि मेरा बिजनेस चलना ही नहीं है। इसी की वजह से क्या होता है, पीपल एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दिस अजम्पशन इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूटी अजम्पशन। ठीक है, लेकिन कोई इसे फॉलो करे कोई ना फॉलो करे, उसकी मर्जी है, कंपल्शन तो नहीं है ना। और आगे चलते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। आप देखिए, आप ऐसे बच्चे से मिलिए जो कि 5th से लेकर 10th तक सेम नंबर लेके आता है, कोई 85 85 85 85, कंसिस्टेंसी है उसकी। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 85 से बढ़ते 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 98 तक चला गया, तो दैट इज अ प्रोग्रेसिव कंसिस्टेंसी। और कोई ऐसा है जो कि 5th के बाद ऐसे 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 होकर 10th में फेल हो गया, वो कंसिस्टेंसी थोड़ा ही है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखते हैं। आपको मालूम होगा शायद, पोल वॉल्ट जानते हैं? नहीं पता? अरे वो एक ऊंची कूद होती है, हाई जंप, एक बांस की मदद से हाई जंप करना होता है। एक बंदा है वर्ल्ड चैंपियन है, 25 बार अपना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है, वो एक कंपनी ने गलती से अनाउंस कर दिया था कि जब भी आप रिकॉर्ड तोड़ोगे तो आपको 10,000 यूरो मिलेंगे या 1 लाख यूरो मिलेंगे। भाई पता क्या करता है, हर बार आता है, 1.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से अपना रिकॉर्ड तोड़ता है। 25 बार रिकॉर्ड तोड़ चुका है बंदा अपना, हर बार 1 लाख यूरो ले जाता है। वो चाहे तो एक ही बार में 5 इंच पार कर ले, नहीं करता। बहुत बदमाश हो, नहीं करता। कंसिस्टेंसी है उसकी। ठीक है, माइक टाइसन का एग्जांपल ले लीजिए, कंसिस्टेंसी थी। एक लेफ्ट हैंड के पंच से नॉकआउट करता था सब। ठीक है, मोहम्मद अली हुआ करते थे, ऐसा करते थे। ठीक है, तो देर इज अ कंसिस्टेंट। दारा सिंह थे, कोई कुश्ती नहीं हारा, ऐसा चलता है। दारा सिंह के भी पुराने गामा पहलवान था, कोई कुश्ती नहीं हारा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना 56 इंच की छाती, दैट फेलो वाज लिटरली हैविंग अ 56 इंच की चेस्ट, 5 फुट 5 इंच हाई थी उसकी। 10,000 तक पुशअप्स एंड सिटअप्स करा करता था वो, 10,000 तक। ठीक है? अभी एक बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 12,042 पुलअप्स का रिकॉर्ड 24 घंटे में। वो तो लेजेंडरी लोग होते थे। काउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड, अडॉप्टेड, वुड अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। जो भी प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल तक चलाते चलिए, इसको आप बदलना नहीं है। यू नॉट सपोज टू चेंज। बदलेंगे तो क्या होगा? ऑथेंटिक नहीं रहेगी, कंपैरिजन नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन आप नहीं कर पाएंगे। इट सेज द कंसेप्ट प्रोवाइड्स कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा। क्योंकि 1 साल एक तरीका, दूसरा साल दूसरा तरीका, हाउ विल यू कंपेयर? आप नहीं कंपेयर कर सकते ना। कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा? जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन होगी, तब। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस एंड हेल्प्स अचीविंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब है कि बदलाव नहीं लाना, लेकिन अगर कानून बदल जाए तो क्या करोगे? तो बदलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा मेथड अप्लाई करके हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मोर रेलेवेंट, मोर अंडरस्टैंडेबल, मोर सुटेबल हो जाए, तो करेंगे। तो ध्यान से सुनना, दिस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हम बदल सकते हैं अब, जब देर आर टू सिचुएशन। क्या? द मेथड और प्रैक्टिस में बी चेंज इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स द चेंज, एंड इट विल रिजल्ट मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। या
नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द मेथड इज जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज। या आप जो उसको बदल रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन आप क्लियरली डिस्क्लोज करें, तब आप कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हमेशा उसी को फॉलो करना। अब कानून बदल गया तो आपको बदलना पड़ेगा ना उसको। या फिर इट गिव्स यू मोर मीनिंगफुल एंड यू आर एबल टू जस्टिफाई इट, तब आप करेंगे, अदरवाइज आप इसे नहीं फॉलो करेंगे, जो चल रहा है उसी को चलने देंगे। ये कह रहे हैं कि डिप्रिसिएशन को, जब हमने बताया ना डिप्रिसिएशन ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के देयर आर 16 मेथड, 16 मेथड होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं? तो ये देखना, आप जो मेथड फॉलो करें उसी को लेके चलते चलें, क्योंकि क्या होता है, हर इंडस्ट्री में डिप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से होता है। तो सरकार ने अलग अलग मेथड अप्रूव कर रखे हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में जो मेथड सुटेबल है आप उसको फॉलो करें और करते चलें। बदले तब जब आपको लगे कि हाँ कॉम्पिटिटर ने बदल दिया, पूरी इंडस्ट्री ने बदल दिया, या कानून ने बदल दिया, तब बदलेंगे, अदरवाइज चेंज शुड बी अवॉइडेड। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है आपसे, ये assumption ये कहता है। अब आती है क्या, अक्रूवल assumption, है ना। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस, यही है। ये क्या कहता है आपसे कि ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट टेक्स प्लेस। कैसे देखिए जरा यहाँ पर, मान लो मैंने लिखा गुड्स सोल्ड ऑन 1 मई 2026, रुपीज 5 लाख, ठीक है। और ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट दिस सेल्स ऑन May 25, 2026। हमने किसी को सामान बेच दिया उधार 5 लाख रुपए का 1 मई को, ठीक है। इसका पैसा कब मिलेगा हमें? May 25 को, 26 May 25 को मिलेगा। तो एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल मुझे किस दिन रिकॉर्ड कर लेना है इसको? इसी दिन रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेंगे। लेकिन क्या बोल के लिखेंगे? क्रेडिट सेल्स बोल के लिखेंगे। पैसा तो आया नहीं, और जब पैसा आएगा तब क्या करेंगे? तब एंट्री दोबारा से कर लेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। कैश आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल, मान लो आप किराए के मकान में रहते हो, ठीक है, और किराएदार ने बोल रखा है जब आप रह लो तब रहने के बाद रेंट दे देना। अब आपने अप्रैल के महीने किराए मकान में रहे, और जैसे ही May 1 आई तो किराया ड्यू हो गया भाई। अब एज पर अकाउंटिंग ट्रूअल एजम्पशन, 1 तारीख को आप क्या कर देंगे? रेंट इज ड्यू, रेंट तो ड्यू हो गया। अब चाहे पे करें ना पे करें, रेंट तो ड्यू होगा ना 1 तारीख को। तो आपने 15 तारीख को रेंट पे करा, आज उस रेंट ड्यू को अपनी लायबिलिटी बोलोगे, 15 तारीख को उस लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि भाई जिस दिन मैं पे करूंगा उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल नहीं। जिस दिन उसका टाइम था उस दिन उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और लायबिलिटी बोल के रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। सो ये अजम्पशन क्या कहता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू रेदर व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। जिस दिन डेट आ गई उस दिन लिखना है उसे, चाहे पेमेंट आए ना आए, चाहे पैसा जाए ना जाए, ठीक है। दिस assumption a transaction is recorded in the books of account when it is entered into and not when the settlement take place। ये थोड़ी कि जब पैसे का सेटलमेंट हो तब लिखेंगे। मान लो आपने क्या करा, गुड्स बेची 27 जून 2020 को, 2 महीने के क्रेडिट में, तो 27 जून को उसे क्रेडिट सेल्स बोल के रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब पैसा आएगा उस दिन उसकी एंट्री दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। दिस कंसेप्ट रिकॉग्नाइजेस एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू देम एंटर्ड। मान लो कोई एक्सपेंस ड्यू हुआ और आपने पे कर दिया तो एक्सपेंस बन गया, कोई एक्सपेंस ड्यू हुआ और आपने पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन गया। कोई इनकम ड्यू हो गई, आपने लिख लिया तो इनकम बन गई। कोई इनकम ड्यू हुई और पैसा नहीं मिला तो क्या बन गया? एसेट्स बन गया। इसी की वजह से एक्सपेंसेस लायबिलिटी या एसेट्स बनते हैं, और इनकम लायबिलिटी या एसेट्स बनती है। अगर ये प्रिंसिपल ना हो तो हमारी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? एजम्पशन ना हो तो हमारी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, हम उसे लिख ही नहीं सकेंगे, एंड वी विल नॉट बी एबल टू गेट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम टू बी रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, नॉट ऑन कैश बेसिस। अगला चैप्टर पढ़ेंगे एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, तो आपको पता चलेगा कि कैश बेसिस एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, और वो हर जगह अप्लाई कर ही नहीं सकते आप। कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कैश में? अब आप बोलेंगे सर हम मैकडी जाते हैं, हम पिज्जा हट जाते हैं, हम केएफसी जाते हैं, वहां तो सारा कैश में।
अबे तुम तो कैश में खरीदते हो ना, लेकिन वो लोग तो उधारी चलाते हैं। केएफसी वाला जो चिकन खरीदता होगा किसी से, सारा पैसा कैश थोड़ी देता है, महीने की ड्यू उधारी लेता है वो तो। रेसिपी के लिए मसाला, सब्जी वब्जी जो उसके यहाँ आती है, वो सब क्या होती है, वो महीने के महीने बिल कटते हैं उनके। आपसे तो वो कैश में ले रहे हैं, लेकिन जिनसे सामान खरीदे उनके साथ उधारी चलती है। तो क्रेडिट तो भाई हर जगह है। कस्टमर से वो कैश ले रहे हैं, लेकिन सप्लायर से तो क्या करते हैं, क्रेडिट सामान लेते हैं। ऐसा चलता है। दिस अजम्पशन इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये नोट करते चलना, आपके टीचर फंसाएंगे इसमें। ठीक है, अनायरा, वो मैनिक्योर करवा लेना। ठीक है। अब जब आप डिजाइन बना रहे होते हैं, जब आप इधर उधर देख रहे होते हैं, दैट शोज कि भाई अब यू लॉस्ट द इंटरेस्ट। दिस इज एक्रूअल अजम्पशन। मैंने बुलेट में लिखे हुए हैं। जब आप एक्रूअल, कभी वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, लेकिन कभी आ जाए तो वो लिखना है और ये वाला लिखना है, बस। उससे ज्यादा एग्जांपल अगर देना हो तो देना, अदरवाइज नहीं। अगर पूछे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, यू कैन गिव द एग्जांपल। अजम्पशन कोई फॉलो करे, कोई फॉलो ना करे। ठीक है, चलो जरा मुझे बताइए, कहाँ हो या कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप प्योरली कैश बेसिस में काम चलता है? हाँ, इस पे कैश बेसिस ही चलता है। कोई बिजनेस का एग्जांपल बताइए जो सिर्फ कैश बेसिस चलेगा, लेने और देने दोनों में। नहीं, आप ऑनलाइन बिटकॉइन खरीदिए और बेचिए, क्या होगा बताओ, बोलो तो। हाँ, तो बोलता रहा हूँ, बिटकॉइन कैश में खरीदोगे, जो आपके अकाउंट में डिजिटल कैश होगा उससे खरीदोगे और उसी से बेचोगे। उधारी कहाँ है? उधारी भी चलेगा। कल भाई, आज मुझे 50 बिटकॉइन मेरे नाम पर ट्रांसफर करे, तुझे पैसा कल दे दूंगा। ऐसा करेगा क्या? चलेगा वहां अक्रूवल प्रिंसिपल? नहीं, अक्रूवल अजम्पशन चलेगी वहां पर? नहीं चलेगी ना। इसीलिए प्रिंसिपल नहीं है ये, अजम्पशन है। बिकॉज इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं चलेगा वहां पर। ठीक है जी, एग्रीड और नॉट? बिटकॉइन को आप उधारी में खरीद लोगे? वो तो सुना तो होगा ना, बिटकॉइन कैसे खरीदे जाते हैं। नहीं खरीद सकते आप। आपके अकाउंट से डिजिटल कैश जाएगा और आपके वॉलेट में क्या हो जाएगा, बिटकॉइन आ जाएंगे। जब बेचने जाओगे तो क्या होगा, आपके वॉलेट से बिटकॉइन जाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अदरवाइज यू विल नॉट ट्रेड। सीधी सी बात है। ठीक है। शेयर में भी ऐसे ही करेंगे आप, शेयर डिवेंचर खरीद लीजिए किसी कंपनी के, पैसा जाएगा तो शेयर आएगा, नहीं तो उधारी थोड़ी होगी। कल भाई मेरे नाम पे 50,000 शेयर कर दे, नहीं होगा ऐसा। तो वहां थोड़ी अप्रूवल चलेगा, वहां तो कैश बेसिस ही चलेगा। इसीलिए इसे प्रिंसिपल नहीं बोला, इसे क्या बोला, assumption बोला, क्योंकि ये बदलेगी। अब देख रहे हो ना, डिजिटल ट्रांजेक्शन में, शेयर डिबेंचर में, स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन वाली मार्केट में तो कैश ही चल रहा है भाई। वहां तो अप्रूवल का कोई रोल ही नहीं है। देर इज नो रोल। तो इसीलिए assumption है, ये प्रिंसिपल नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब आते हैं प्रिंसिपल्स। ये नहीं बदलते, ये हर जगह स्टेशनरी रहेंगे। क्या है? बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। चाहे बिटकॉइन वाली कंपनी हो, चाहे शेयर कंपनी वाली, शेयर मार्केट वाली, कोई भी हो, हर जगह ये चलेगा। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि, याद है मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझाते समय अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी। मनी contributed by owner into the business is known as capital. मनी टेकन फ्रॉम आउटसाइडर इज नोन एज लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये बताया था मैंने आपको। ठीक। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सेज बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। जबकि आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं जब आप स्कूल में, तो क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस और उसके ओनर क्या है, इनसेपरेबल है। लेकिन वो कानून की परिभाषा है, दैट इज एज पर लॉ। एज पर लॉ तो आप और मालिक दोनों अलग नहीं है। बिजनेस ने कुछ गड़बड़ करी तो मालिक फंसेगा, दैट इज एज पर लॉ। लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग के हिसाब से मालिक और इसका बिजनेस दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि हम बिजनेस को उसके ओनर से अलग करते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी, और कंट्रीब्यूशन मेड बाय आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजनेस और उसके ओनर को क्या, इसीलिए ओनर जब बिजनेस के लिए खर्चा करता है तो बिजनेस एक्सपेंस कहलाता है, लेकिन बिजनेस के पैसों से अपने लिए खर्चा करेगा तो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स कहलाएगा। बट इट, इसीलिए बिजनेस बिजनेस जब अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम भरेगा तो वो बिजनेस एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन जब मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम भरेगा तो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स कहलाएगा। क्योंकि मालिक की लाइफ का बिजनेस क्यों भरे खर्चा, तो क्योंकि बिजनेस और उसके ओनर दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटीज है। अगर ऐसा नहीं करेंगे
बिजनेस के रेवेन्यू बिजनेस के एक्सपेंस को मैच करोगे तो देर इज अ ग्रेट डिफरेंस। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं यहाँ पर, मान लो आपका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू दैट इज 1 करोड़, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं मान लो वो है 80 लाख। लेकिन इस 80 लाख में बिजनेस के खर्चे सिर्फ कितने थे? 50 लाख थे। और ओनर के खर्चे कितने थे? 30 लाख थे। अब बताइए, 1 करोड़ में से 80 लाख माइनस करूंगा तो प्रॉफिट कितना आया, इनकम कितने की? 20 लाख की आई ना इनकम। लेकिन ओनर के खर्चे भी हमने जोड़ दिए इसमें। तो क्या मुझे ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता चल रही है फाइनेंशियल? हटा दो ओनर के खर्चे से ड्राइंग्स मान लो। अब बताइए, बिजनेस के खर्चे कितने? बिजनेस के रेवेन्यू कितने? 1 करोड़। और बिजनेस एक्सपेंस कितना? 50 लाख। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 30 लाख था। तो अगर आप ओनर के खर्चे भी बिजनेस में मिला दोगे, बिजनेस और ओनर को सेपरेट नहीं करोगे, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट chaotic सिचुएशन। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? बिजनेस और उसके ओनर को सेपरेट एंटिटी माना जाता है, लीगल एंटिटी माना जाता है अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट में और लॉ में ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट इट सेज, अकाउंटिंग ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बार बार बताया ना, जब भी कंफ्यूजन होता है, आप अपने आप को क्या मान के चलें कि हम अकाउंटेंट किसके? बिजनेस के, मालिक के नहीं है। आप बोलेंगे मालिक ही हमें अपॉइंट करता है, तो भाई अकाउंटिंग में इमोशनल नहीं होना है। बड़ी क्लियर सी बात है। आपको कंसिडर करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है, आपको मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना। जैसे जब आप अकाउंटिंग, यशिता, मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो आप क्या करते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के लिए क्या होता है? एडिशन होता है। कैपिटल बढ़ती है तो प्लस करते हैं। जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस और माइनस दोनों करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या? इनकम। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर के लिए क्या? डिडक्शन। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एक तरफ मेरी इनकम बढ़ रही है और दूसरी मेरी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो प्लस माइनस करते हैं। तो हम क्या करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचेंगे। तो ओनर गिव्स अस सैलरी, लेकिन तभी भी हम क्या करेंगे? अकाउंटेंट इज लॉयल टू बिजनेस एज फार एज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, इसीलिए उनको क्या नाम दिया जाता है? ड्राइंग्स बोला जाता है। प्रोप्राइटर और ओनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इनटू द बिजनेस। एक्सटर्नल माना जाता है। इसी इसकी वजह से, इसी एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से, और इसी की वजह से क्या होता है हमारे पास? हम अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन पता लगा सकते हैं, है ना? तो आज इतना ही रखेंगे इसको। अगली क्लास में विल डू मोर इंटरेस्टिंग, और एक और उससे अगली क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। देन वी शुड गो फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, रुक जाओ, इट्स टू हैवी। पूरा जिम का सामान लेके आइए। ठीक है, ठीक है भाई, आज हम इतना ही रख रहे हैं। और मेरे ख्याल से समृद्धि, मैंने नोट आपके साथ ऑलरेडी शेयर करे हैं बेटा, उनको पढ़ना। बाकी लोग भी जब आएंगे तो अगली क्लास में यू विल गेट द हार्ड कॉपी ऑल्स वेल।